बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडी करंट और उससे जुड़ी कुछ एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एडी करंट होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उस एडी करंट की हमारी रूटीन लाइफ के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, देखो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जब भी किसी कॉइल में से चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा तो उसमें क्या बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, या हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ वहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है ना, ये अभी तक की हमारी कोर स्टडी रही है। ठीक है ना, तो ये बात मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ कि वेन एवर ए चेंजिंग फ्लक्स link with the coil, a induced EMF is generated, यानी कि एक इंड्यूस EMF वहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है ना, यही सेम फिनोमिना जब हम लोग किसी शीट के लिए लेते हैं, यानी कि वहाँ पर कॉइल ना होकर क्या है, शीट है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को क्या मिलता है, एक इंड्यूस ईएमएफ या हम कहें इंड्यूस करंट हम लोगों को मिलता है। ठीक है, वो इंड्यूस करंट कैसे मिलेगा उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो, हम मान के चलें कि हमारे पास एक शीट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया शीट। ठीक है बच्चों, और इसका थिकनेस कुछ भी है, छोटा सा शीट है। ठीक, ये हमारा शीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि सेटअप कर दिया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमारे लिए नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे की तरफ ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों, अब आप लोगों को नजर आएगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है प्यारे बच्चों, वो किधर आएंगी, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग दिखा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इधर है। ठीक है बच्चों, और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको कट करते हुए कहाँ पहुंचेगी, नीचे की तरफ पहुंचेगी। ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्थ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, साउथ तक जा रही है। ठीक है, और इस शीट को, जो मेटालिक शीट है, ठीक है, मूव कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, ये चेंजिंग नहीं है। इस वेलोसिटी के साथ ये शीट हमारी आगे की तरफ मूव कर रही है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो शीट है, ये जो शीट आप लोगों को नजर आ रही है, ये शीट किस में से निकल रही है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से निकल रही है। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि इसके अंदर एक इंड्यूस करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, एक इंड्यूस करंट इंड्यूस करेगा। कैसे, कहते हैं कि एक शीट को मान के चलो कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जैसे कि अगर मैं ये शीट मान के चलता हूँ, तो आप ऐसा ज्यूम करके चलो कि ये एक छोटा सा कॉइल हो गया आउटर, जिसको हमने शेडेड करा। तो ऐसे बहुत सारे कॉइल हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स हम लोगों को यहाँ से मिल सकती है। ठीक है ना, ए शीट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स की वो बनी हुई होती है, ऐसा हम लोगों ने जाना। अब होगा क्या कि यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं है, यहाँ पर जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ेगी फ्लक्स होगा। ठीक है ना, और फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा। ठीक है ना, एट द एंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं, एट द एंटरिंग पॉइंट
ए इंक्रीजिंग फ्लक्स लिंक विद शीट, शीट के साथ एक इंक्रीजिंग फ्लक्स लिंक करेगा, और वो इंक्रीजिंग फ्लक्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस चेंजिंग फ्लक्स का क्या करे, अपोज करे। अपोज करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का लगा रहे हैं रूल कि वो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, जिधर नॉर्थ है उधर क्या दिखाएगा, ये नॉर्थ दिखाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ रहा है, तो उसने क्या करा कि एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी हो गई, ठीक है, और यहाँ एरो से मैं दिखा रहा हूँ कि करंट कैसा इंड्यूस्ड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट कैसा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये शीट अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है, तो अब जो इंड्यूस हो गया था वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा कि भाई अब ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, तो इसको कम नहीं होने दे रहा। ठीक है ना, तो एट द एग्जिट पॉइंट, एट द एग्जिट पॉइंट, सॉरी एग्जिट, द फ्लक्स डिक्रीजिंग, ठीक है ना, विद द शीट। ठीक है, यानी कि फ्लक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फिर इंड्यूस होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फिर इंड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो जो फ्लक्स इसमें से पहले जा रहा था वही फ्लक्स इसके अंदर जाता रहे, यानी कि पहले फ्लक्स कैसे जा रहा था, नीचे की तरफ। ठीक है ना, ये फ्लक्स था ना, इसको कम नहीं होने देना, ये अब नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, तो यहाँ करंट कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यहाँ करंट कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इंड्यूस करंट एट एग्जिट पॉइंट इज क्लॉकवाइज इन नेचर, यानी कि यहां पर वो कैसा करंट बना, क्लॉकवाइज बना। ठीक है, तो हम लोगों को यहां समझ में आया कि जब भी एक शीट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराते हैं, तो हम लोग देखेंगे उसके एंटरिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के ऊपर हम लोगों को चेंजिंग फ्लक्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, चेंजिंग फ्लक्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एंटरिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, हम लोगों को इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ठीक है, इस इंड्यूस करंट को ही हम लोगों ने बोला एडी करंट। ठीक है ना, ये इंड्यूस जो करंट है, ठीक है, ये क्या है, एडी करंट है। ठीक है ना, एडी करंट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में भी रखनी है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये शीट एंटर और लीव कर रही है तभी ये करंट बना, और बहुत थोड़े टाइम के लिए ये बनता है। ठीक है भाई, समझ में आया एडी करंट का फंडा। ठीक है, बात समझ में आई। इसको जिसने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम था फोकॉल्ट। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं। ये पानी के अंदर आप लोगों को कुछ एडीज नजर आती है, उस जैसा ही होता है। ठीक है, पानी के अंदर टर्बुलेंस से पहले हम लोगों को कुछ एडीज नजर आती है, उस एडीज जैसा ही एक करंट होता है, तभी इसका नाम पड़ा एडी करंट या फोकॉल्ट करंट। ठीक है ना,
बात समझ में आई? फंडा समझ में आया? ठीक है। अब देखो, आप इस चीज का ध्यान में रखना कि अब ये जितनी तेजी से मूव करेगा, यानी कि मान लेते हैं ये रोटेट कर रहा होता है, ऐसे घूम के फिर आता है, ऐसे घूम के फिर आती शीट, ठीक है ना। तो इसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती उतना ही ज़्यादा क्या बनता है यहाँ पर, एडी करंट बनता। और जितना ज़्यादा ये एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये एडी करंट होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ये सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एडी करंट होगा। और जितनी तेज़ी से, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही यहाँ पर एडी करंट होगा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया आप लेना है कि जो एडी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। कि यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंजिंग फ्लक्स का, ठीक है। कि कितनी तेजी से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज करने का कोई भी मेथड हो सकता है बच्चों, फ्लक्स चेंज करने का यहाँ पर कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है ना। फ्लक्स चेंजिंग आप लोगों को पता है, नहीं पता तो हम लोग यहाँ पर एक बारी फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर एडी करंट भी ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एडी करंट भी कम होगा, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग कम कर दें तो प्यारे बच्चों ये एडी करंट भी यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी बात हम लोगों को जो नज़र आती है मोटे मोटे शब्दों के अंदर, अगर एरिया ऑफ शीट बढ़ जाता है, ठीक है, तो एडी करंट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एरिया ज़्यादा तो एडी करंट भी ज़्यादा, अगर एरिया कम है, ठीक है ना, तो इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो एडी करंट भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दो मेन फैक्टर है, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। रेट ऑफ पावर या हीट डिसिपेशन जब हम लोग निकालते हैं तो ये इसकी थिकनेस हो गया, इसका डायामीटर हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। एडी करंट और भी डिपेंड करता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि अगर एडी करंट, आई डी बोल रहा हूँ, डी का मतलब सॉरी आई ई का मतलब एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो एडी करंट भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो एडी करंट जो मिल रहा है हम लोगों को वो भी कैसा होगा, वीक होगा। ये भी आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ समझ में आया एडी करंट के बारे में, ठीक है। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एप्लीकेशन से पहले एक छोटा सा आइडिया और लेते हैं एडी करंट के बारे में, ताकि हमें जब एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग उनके सीधे सीधे पॉइंट रख सके, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, आप ऐसे मानो कि एक शीट थी हमारे पास, ठीक है ना। उस शीट को हम लोगों ने एक थ्रेड से बांधा, ठीक है, और सीलिंग के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और इसको हम चाहते हैं कि ये क्या करे, ऐसे ऑसिलेट करे, ठीक है ना। क्या करे, ये ऑसिलेट करे। अब यहां पीछे की तरफ हम लोगों ने क्या लगाया, नॉर्थ पोल, और आगे की तरफ हम लोगों ने क्या सेट कर दिया, साउथ पोल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से चल के कहाँ तक जाएगी, साउथ तक जाएगी, यानी कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नॉट ऑन स्केल, डायग्राम स्केल के ऊपर नहीं है, जस्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आइडियोलॉजी है। अब होगा क्या कि ये जब ऐसे एंटर करेगा, ये शीट जब ऐसे एंटर करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा एंटर करते टाइम। जब वो लीव करेगी तो वहां पर करंट कैसा इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रही है, अपोज कर रही है कि भाई हम लोग अंदर जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। फिर जब अंदर चले गए तो बाहर निकल रही है, तो ये चाहती है कि हम लोग बाहर ही ना निकले, ठीक है। अंदर जाते टाइम इसका अपोज हो रहा था, बाहर निकलते टाइम इसका अपोज हो रहा था, यानी कि इसके ऑसिलेशन देखेंगे ना
वो बहुत शार्प रेट से डिक्रीज होंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई रूट L/G, इस तरह के मेथड को अडॉप्ट करके हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है ना, आइडिया है, ये सिर्फ एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन जब निकालने का मेथड था T = 2 पाई रूट L/G। L/G इसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी भाई। ठीक है ना, इसके सेंटर से लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ये नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसके ऑसिलेशन डिक्रीजेस sharply due to the एडी करंट। यानी कि पहले तो बहुत तेजी से जा रहा था, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया, ठीक है, या सेटअप कर दिया, तो इसके ऑसिलेशन एकदम तेजी से गिरते हैं। ये बेसिक फंडा है हमारे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का। ठीक है ना, आजकल जो कार्स के अंदर जो सिस्टम आ रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। इससे क्या होता है कि जब टायर ऐसे गोल गोल घूमता है तो उसके साथ एक मेटालिक प्लेट की भी होती है। वो मेटालिक प्लेट के दोनों तरफ क्या होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगाकर रखते हैं। जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वाला जो सिस्टम है, यानी कि सॉरी एडी करंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर के अंदर आ जाता है। तो एंटरिंग पॉइंट पर हमारे पास चेंजिंग इंड्यूस करंट होगा, एग्जिट पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंड्यूस करंट होगा। ठीक है, इसकी वजह से उसके जो मोशन है वो एकदम से क्या हो जाएगा, शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि पहले तो बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा पिक्चर के अंदर आया, तो उसने क्या करा है, इसके ऑसिलेशन को, या हम कहें इसके टायर के रोटेशन को बहुत तेजी के साथ डिक्रीज कर दिया। यानी कि अगर ये टायर था हमारे पास, यहाँ पर वो डैम्पिंग प्लेट लगी हुई थी, ये मेटालिक प्लेट है, ठीक है, डैम्पिंग प्लेट बोल देते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से लिंक कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से लिंक कर रहा होगा, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या बनेगा, एडी करंट बनेगा। एडी करंट की वजह से हम देखेंगे इसकी रोटेशन है वो शार्पली डिक्रीज कर जाती है। ठीक है ना, तो लिख देंगे ड्यू टू द eddy current in the metallic sheet, its rotation decreases sharply। ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ ये डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है हमारा इलेक्ट्रो ब्रेकिंग सिस्टम का। ठीक है, इसी के साथ हम लोग काफ़ी बार इसको यूज़ करते हैं इंडक्टेंस या इंडक्शन फर्नेस के अंदर। इंडक्टेंस फर्नेस क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक कॉइल होती है ऐसे, और इस कॉइल के अंदर जैसे ही हम लोग कोई मेटालिक रोड लेकर जाते हैं, ठीक है, वो एकदम से रेड हॉट हो जाती है। ठीक है ना, मेटालिक रॉड बिकम्स रेड हॉट। और ये कॉइल क्या है, ठीक है ना, एक कॉइल है या सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर क्या है, चेंजिंग फ्लक्स है। क्या है, चेंजिंग फ्लक्स। तो ये चेंजिंग फ्लक्स हम लोगों ने कैसे सेटअप करके रखा, एक ऑसिलेटर लगा के, एक हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी लगाकर। ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स यहाँ पर बना लिया। ये चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा, इस कॉइल में से चेंजिंग फ्लक्स सेटअप करेगा। ठीक है, ये सॉरी ये वोल्टेज सोर्स है बेटे, ये वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स सेटअप करेगा। जैसे ही कोई मेटालिक रोड इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये चेंजिंग फ्लक्स इसमें से भी लिंक करेगा। चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा तो प्यारे बच्चों उसके अंदर क्या होगी, हीट जनरेट होगी, एडी करंट होगा, एडी करंट से I2RT हीट प्रोड्यूस होगी, और ये विद इन द फ्यू सेकेंड ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक फंडा है हमारा इंडक्टेंस
फर्नेस का, ठीक है ना। और इस तरह की इंडक्टेंस वाली जो हीटिंग है वो आजकल के इंडस्ट्री में यूज करी जाती है ताकि मटेरियल की प्रॉपर्टी को शार्पली चेंज करा जा सके। ठीक है भाई, बात समझ में आई। और कहाँ यूज करते हैं हम, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इन गैल्वेनोमीटर के अंदर भी हम लोग एडी करंट का यूज करते हैं। इन स्पीडोमीटर, जो कार के अंदर जो स्पीड मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है ना, टू मेजर द स्पीड वी यूज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑफ एडी करंट, ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी इसको यूज करा जाता है। इन एंडोथर्मी, कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, मेडिकल के अंदर हम यूज करा जाता है कि जहाँ पर शार्प हीटिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि कहीं पर हमें किसी बॉडी के टिश्यू वगैरह को हमें थोड़ा सा गर्म करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग एंडोथर्मी यानी कि इंडक्शन थर्मी कॉन्सेप्ट है या एक फिनोमिना है, उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर टिश्यू को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारे एडी करंट के, ठीक है, उनमें से हम लोगों ने कुछ की यहाँ पर बात करी। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को। इलेक्ट्रो ब्रेकिंग सिस्टम, इंडक्टेंस फर्नेस, गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर, एंडोथर्मी, इवन यहाँ पर जो एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर भी हम लोग एडी करंट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में। अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, देखो जब एडी करंट बनता है तो एडी करंट कब बनता है कि चेंजिंग फ्लक्स होगा, ठीक है, और चेंजिंग फ्लक्स की हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। चेंजिंग फ्लक्स की हमेशा क्या होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। चेंजिंग फ्लक्स की हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, वो फ्लक्स मटेरियल के अंदर जो पेनिट्रेट करना चाहिए था उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है ना। एज द फ्रीक्वेंसी increases, the penetration of changing flux decreases। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि भाई जैसे कि ये मेटल थी, ठीक है ना, दो यहां पर हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है कि यहां पर ऐसे कॉइल हम लोगों ने बना के रखी है, ठीक है, ठीक है ना, ये एक एसी कॉइल है, ठीक है ना। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो चेंजिंग फ्लक्स है वो फ्रीक्वेंसी कम था तो अंदर तक जा रहा था, ठीक है ना, मतलब कि ये अंदर तक ऐसे जा रहा था। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो ये सिर्फ इतना ही रह जाता है, अंदर तक नहीं जा पाता। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लक्स की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर पेनिट्रेशन कम है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्लक्स की डेप्थ पेनिट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ा भाई, देखो भाई अब हमें ये पता है कि जब चेंजिंग फ्लक्स होगा तो वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। यहाँ पर भी चेंजिंग फ्लक्स है तो करंट इसकी पूरी की पूरी थिकनेस, ये थिकनेस है बच्चों, जो मोटी शीट है ना, ठीक है। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो ये सिर्फ आधे वायर के अंदर बना रहा है करंट, ठीक है ना, ये इतना उसके लिए किसी भी काम का नहीं है, यहाँ पर कोई करंट है ही नहीं। तो आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई कंडक्टर है तो इसका जो इफेक्टिव पोर्शन होगा वो ये वाला होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और बीच वाले पोर्शन के अंदर
कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि फ्लक्स इतना ही डेप्थ में जा पाया था जितना मैंने यहाँ शेडेड करा। तो यहीं पे क्या मिला, इंड्यूस करंट मिला, अंदर की तरफ नहीं मिला। अब इंड्यूस करंट का बात करते हैं। ये इंड्यूस करंट और कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो इफेक्टिव डायमीटर था वो कम हो गया। इफेक्टिव डायमीटर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट फिर से कम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ कि ना? तो आप लोगों ने ये ध्यान में देना है कि जब हमारे पास एसी करंट होता है, ठीक है, जब हमारे पास एसी करंट होता है तो वो वायर के अंदर ना फ्लो करके ऐसा लगता है कि वायर की सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है, यानी कि ये यहां पर फ्लो करता है ऊपर ऊपर। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। यानी कि यहां पर जो करंट है वो ऊपर ऊपर फ्लो करता है, अंदर की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी की वजह से डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि यहां पर जो फ्लक्स अंदर की तरफ जाना चाहिए था वो कम हो जाता है। ठीक है ना? ये अंदर की तरफ जाना चाहिए था फ्लक्स पूरा का पूरा, लेकिन ये पूरा नहीं जा पाता। इस वजह से अब हमारा जो करंट है वो कहाँ फ्लो करता है? सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। इसी को बोला हम लोगों ने स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ड्यू टू द लेस penetration the current flow on the surface of the conductor। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने ये समझ में आया कि करंट हमारा जो एसी करंट होगा वो कहाँ फ्लो करेगा? सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो डायमीटर है वो कम कर देते हैं। ये डायमीटर कम कर देंगे तो हमारे दो फायदे हैं कि अंदर वाला ये जो किसी काम का नहीं था वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, जो इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हम लोग थिन वायर का यूज़ करें। किसका यूज़ करें? थिन वायर का यूज़ करें। इसके दो बेनिफिट है बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस बढ़ जाता है। दूसरा, डायमीटर कम रहता है ताकि पूरा का पूरा करंट यहाँ पर सरफेस और अंदर की तरफ भी फ्लो करे। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? जब आप अपने घर के अंदर वायरिंग देखते हैं, अपने घर के जो तार है उनको देखते हैं, तो आप लोगों को है ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारी वायर्स उसके अंदर मिलती हैं। मन में क्वेश्चन तो आता होगा कि एक ही वायर क्यों नहीं बना देते हैं, इतनी सारी वायर क्यों उसके अंदर रखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग कॉपर का एक इलास्टिक इंसुलेशन हम लोग लगाते हैं जिसको बोलते हैं प्लास्टिक इंसुलेशन। यानी कि एक रबड़ कैप, एक रबड़ लेयर हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं, और ये सारी की सारी क्या होती है? यहाँ पर कॉपर वायर होती है। ठीक है ना? इन कॉपर वायर के दो काम है कि यहाँ पर इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना, और ये जो यूज नहीं हो रहा ना डायमीटर उसको कम कर देना। क्लियर है? बात आप लोगों को समझ में आई? हाँ कि ना? ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि हम लोग चेंजिंग फ्लक्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज करा सकते हैं। ठीक है ना? मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, आप लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा तो आप लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग कॉइल का एरिया चेंज करते हैं, ठीक है ना, वेन एवर बाय, लिख देता हूं, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, यानी कि एरिया ऑफ कॉइल अगर चेंज करते हैं तो हम वहां पर इंड्यूस्ड, देखो चेंजिंग फ्लक्स बनेगा तो क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये छोटा सा चीज और लिख लो, ठीक है ना? मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स होगा तो क्या बनेगा? इंड्यूस ईएमएफ। अब चेंजिंग एरिया कैसे करें?
कि भाई ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था बच्चों, ये क्या था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड था, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने रेल रखी थी, ठीक है ना, ये क्या थी हमारे पास, रेल थी, ठीक है ना, और इसके ऊपर हम लोग वायर को ऐसे स्लाइड करा रहे थे, ठीक है, वायर को हम लोग क्या करा रहे थे, स्लाइड करा रहे थे, स्लाइडिंग वायर, ठीक है ना। ये स्लाइडिंग वायर जब इधर या इधर मूव करती थी तो इसका इफेक्टिव एरिया चेंज होता था, इफेक्टिव एरिया चेंज होता था, या तो वो ज़्यादा होता था या कम होता था, ठीक है ना। दोनों ही केस के अंदर क्या होता था कि यहाँ पर इंड्यूस करंट बनता था, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना। बात क्लियर हुई, समझ में आया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई हम लोगों ने पहले मेथड के अंदर देख लिया बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, दूसरे के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भाई फ्लक्स चेंज करना है, देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला था ना, आप लोगों ने क्या लिखा था, बी ए कॉस थीटा, एफ बी ए थीटा की जगह क्या ले सकते हो, ओमेगा टी। तो एरिया चेंज कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना, बाद में हम लोगों ने थीटा चेंज करना। तो ये तीन ही मेथड मिलेंगे, इन तीन ही मेथड, इन तीन चीज़ों के ऊपर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरे मेथड के अंदर क्या करते हैं कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और टाइम के साथ वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसमें हम लोगों ने क्या रख दिया, कॉइल रख दिया। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ चला जाएगा, और कैसा होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा टू द पेज के, यानी कि पेज के बिल्कुल अंदर की तरफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा ये कॉइल, उस चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा, अपोज करेगा तो यहाँ पे करंट बनाएगा, और करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तीसरा मेथड क्या है, बाय चेंजिंग द थीटा या एंगल, ठीक है, यानी कि एक कॉइल को जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं बाय चेंजिंग द, या हम कहें बाय रोटेटिंग द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन मान लें प्यारे बच्चों, ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ये फील्ड हमारा कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं कि एक कॉइल रख दे, ठीक है, ये कॉइल हम लोग यहाँ रख दे, ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है ना, और इसको हम लोग ऐसे रोटेट कराए, क्या कराए, इसको रोटेट कराए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस करंट बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंड्यूस करंट बनेगा, क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ फ्लक्स का जो फॉर्मूला है बी ए कॉस ओमेगा टी, और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, डी फाई बाय डी टी, ई माइनस डी बाय डी टी, मैं लिख रहा हूँ फाई, बी ए कॉस ओमेगा टी, ई माइनस का बी ए बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी ए साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा भी आ गया, क्लियर है। ये तो आया फॉर सिंगल टर्न के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस बार थीटा को यूज करना था तो इंड्यूस ईएमएफ निकालना था, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर एन टर्न हो जाएगी तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया फॉर एन टर्न्स के लिए, क्लियर है बच्चों, बात समझ आई। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि इंड्यूस ईएमएफ जो बनेगा ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन ओमेगा टी के ऊपर करेगा, और हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई,
तो हम लोग देखेंगे इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि साइन फॉर्म है। तो 0 डिग्री पर 0, π/2 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम ई कब मिलेगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? π/2। क्लियर है भाई? बात समझ में आई? तो ये क्या मिलेगी हमें? साइनस सॉइडल वेव हम लोगों को मिलेगा। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? देखो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन कह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया हम लोगों को दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको 300 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ टन्स कितनी दे रखी है? 25। ठीक है बच्चों, कह रहा है रोटेट अबाउट इस वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा दे दिया उसने 14 सेकेंड इनवर्स, इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, यानी कि यहाँ पर 0.05 टेस्ला यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो उसने यही बात करी है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल है और इसके अंदर हम लोगों ने एक कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉइल हमारा रोटेट कर रहा है ABCD, ये कॉइल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी उसने बोल दिया ओमेगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? कह रहा है ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है। ठीक है ना, ई मैक्सिमम निकालना है। ई मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? π/2, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? NBA ओमेगा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ई एन की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 0.05 है, तो इसको 5/100 हम लोग लिख सकते हैं। ए 40 हो गया, सॉरी ए ओमेगा 40 हो गया, ए का वैल्यू हो गया 300 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, कट करते हैं 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट के 10⁻⁻1। ठीक है ना, ये चला गया 4 पे और ये 4 से 4 कट गया, 5 3 ज़ा 15 इंटू में 10⁻⁻1, यानी कि आ गया ई, यानी कि ई कितना गया यहाँ पे 1.5 वोल्ट। क्लियर है? इसके साथ साथ वो बोलता है कि हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बतानी है या इंड्यूस ईएमएफ बताना है जब प्लेन ऑफ कॉइल हैज रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, यानी कि हम लोगों ने के सेकंड की बात करनी है, यानी कि थीटा डिग्री हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ बताना है। ठीक है, वो हो जाएगा NBA ओमेगा साइन 30। इस पूरे की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1.5 साइन 30 1/2 होता है, तो ई का वैल्यू हो गया 0.75 वोल्ट। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई व्हाट इज नेसेसरी टू इंड्यूस ए एडी करंट। इंड्यूस करंट इंड्यूस करने के लिए, एडी करंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने अभी कहा था कि भाई फ्लक्स कैसा होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। फ्लक्स कैसा होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। फ्लक्स चेंजिंग का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग टू इंड्यूस ए एडी करंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी वहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स होगा। चेंजिंग फ्लक्स होगा तो उस शीट के अंदर वहाँ पर हमारा एडी करंट इंड्यूस होगा या एडी करंट वहाँ पर बनेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस डज नॉट रिले ऑन द एडी करंट टू वर्क, यानी कि एडी करंट का जो प्रिंसिपल है इनमें से किसके ऊपर काम नहीं करता? मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भाई करता है, फ्रिक्शनल ब्रेकिंग सिस्टम पे नहीं करता,
इंडक्शन स्टोव, इवन आजकल जो आप इंडक्शन कुकिंग देखते हो, कुकर आता है या स्टोव आता है, वो भी हमारा एडी करंट के ऊपर बेस्ड होता है, इस पे भी काम करता है। इंडक्शन हीटर इस पे भी काम करता है। इंडक्टेंस फर्नेस हो गया, हीटर हो गया, ये दोनों एक ही बात है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है, जिसके ऊपर हमारा एडी करंट नहीं चलता है, यानी कि फ्रिक्शनल ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें हमारा एडी करंट नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जनरेशन ऑफ एडी करंट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेशक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा फिनोमिना है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो एडी करंट है उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी चेंजिंग फ्लक्स होगा वहां पर क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है भाई। अब ये पूछ लिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि स्टैंडर्ड डेप्थ of penetration is defined as the point of test of where the relative eddy current density is reduced to। देखो मैंने अभी बात करी थी कि जब भी चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है किसी भी शीट के साथ, ठीक है ना, किसी भी शीट के साथ वहां पर अगर चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालने की क्या बाउंड्री है, तो कहता है कि वहां पर 37% ऑफ करंट हो जाना चाहिए, 37% ऑफ करंट ऑफ द सरफेस, यानी कि यहां पर 100% था और यहां रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 37%, तो ये हमारा क्या आएगा, डेप्थ होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ आई, यानी कि करंट हमारा रिड्यूस टू 37% ऑफ द सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है ना, बात समझ में आई। यानी कि जहां तक 100 से 37% तक आ जाता है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है, ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। ये स्किन इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। और विजिट हो सकती है भाई तुम्हारे घर के ऊपर कभी भी, ठीक है, धमाकेदार एंट्री।